हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स का आज 16वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जो आपके उत्तर प्रदेश सीएलटी ग्रेड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले का सभी पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई निम्न में से कितने न्यायाधीश करते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कम से कम 5 और 5 से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, संवैधानिक मामले और ऐसे मामले जिनमें विधि के मौलिक प्रश्नों की व्याख्या देनी होती है, और अगर देना हो तो इसकी सुनवाई 5 या इससे अधिक न्यायाधीशों की पीठ, जिसे संवैधानिक पीठ कहा जाता है, इसके द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमे की सुनवाई कब की गई थी? तो लोक अदालत द्वारा जो है पहली बार मुकदमे की सुनवाई जो है 6 अक्टूबर 1985 को किया गया था। ठीक है, और पहली बार लोक अदालत का आयोजन जो हुआ था वो 1982 में गुजरात में किया गया था, और 2002 से जो है लोक अदालतों को अस्थायी बना दिया गया। 1982 में गुजरात में इसका प्रथम आयोजन किया गया था, और 9 नवंबर 1995 से जो है ये पूरे देश में लागू हुआ था। तो पहली सुनवाई जो है ये 6 अक्टूबर 1985 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना 1962 में किया गया था। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके पीछे एक कहानी भी है। नागरिक सुरक्षा संगठन एक ऐसा संगठन है जो नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, और इसकी स्थापना जो है 1942 में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हुई थी, और इसकी स्थापना ARV नामक संस्था के द्वारा किया गया था, और वर्ष 1947 में इसका आवश्यकता को नकारते हुए इसको बंद कर दिया गया था। 1947 में इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन भारत चीन का जो युद्ध हुआ तो उस समय सरकार को ऐसा लगा कि फिर से जो है नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना की जानी चाहिए, तो 1962 में फिर से इसकी स्थापना कर दी जाती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक समाजवाद में निम्न सही नहीं है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद जो है ये पूंजीवाद का नियंत्रण चाहता है, उन्मूलन नहीं। यहाँ पे नियंत्रण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। लोकतांत्रिक समाजवाद जो है पूंजीवाद का नियंत्रण चाहता है, उन्मूलन नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप लोग सी सही कीजिएगा। और मार्क्सवादी समाजवाद जो है पूंजीवाद का अंत चाहता है, इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह विचारक जिसने लोकतंत्र की कटु आलोचना की। तो लोकतंत्र का आलोचना किया था प्लेटो। ठीक है, प्लेटो लोकतंत्र की आलोचना करता है और उसे भीड़तंत्र कहा है। प्लेटो जो है लोकतंत्र को मूर्खों का शासन बताया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उदारवादी लोकतंत्र से संबंधित सिद्धांत नहीं है। तो उदारवादी लोकतंत्र से संबंधित सिद्धांत ये आपका मजदूर वर्ग की अधिनायकता, ये इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, उदारवादी लोकतंत्र लोक प्रभुता में विश्वास रखता है, राजनीति और नागरिक समानता, स्वतंत्रता, मानव विवेक में विश्वास तथा बहुमत शासन, उत्तरदायित्व व संविधानवाद में विश्वास करता है। और मजदूर वर्ग की जो ये अधिनायकता है ये उदारवादी लोकतंत्र से संबंधित सिद्धांत नहीं है, यह समाजवादी राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ी अवधारणा माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि यदि राज्य संपत्ति को अधीन नहीं रखता तो संपत्ति राज्य को वशीभूत कर लेगी? ये किसका कथन है? तो ये लास्की का कथन है। लास्की ने कहा था कि यदि राज्य संपत्ति को अधीन नहीं रखता तो संपत्ति राज्य को वशीभूत कर लेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है 22 दिसंबर 1953 को। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये न्यायाधीश
फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था और इस आयोग में जो है 3 न्यायमूर्ति थे, फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पाड़ेकर थे और इस आयोग ने जो है 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबके अधिकार समान हो सकते हैं पर सभी के पास उन अधिकारों को भोगने की समान शक्ति नहीं होती, यह कथन किसका है? सबके अधिकार समान हो सकते हैं पर सभी के पास उन अधिकारों को भोगने की समान शक्ति नहीं होती, ये कथन है बारकर महोदय का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दबाव समूहों का संबंध है। तो दबाव समूहों का संबंध किससे होता है? तो ये विशिष्ट मामलों से होता है। ठीक है, दबाव समूहों का संबंध जो है विशिष्ट मामलों से होता है। विशिष्ट मामले कौन कौन से होते हैं? इसमें दबाव समूह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नीति निर्माताओं को प्रभावित करते हैं। दबाव समूह का संबंध विशिष्ट मामलों से होता है। ये राजनीतिक संगठन नहीं होते और न ही ये चुनाव में भाग लेते हैं। तो ये सभी जो है विशिष्ट मामलों के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पे आप लोग डी ऑप्शन इसमें सही कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, दबाव समूह द्वारा अपनाई जाने वाली तकनीक नहीं है। तो कौन सी तकनीक नहीं है? तो दबाव समूह जो है चुनाव घोषणा पत्र प्रकाशित करना ये नहीं करते हैं, सीधी कार्रवाई करते हैं, जैसे दंगा फसाद, सौदेबाजी करते हैं, अनुनयन करते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी शुरुआत एक दबाव समूह के रूप में हुई और आगे चलकर उसने राजनीतिक दल का रूप ग्रहण कर लिया? तो ये था इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत एक दबाव समूह के रूप में हुई और आगे चलकर उसने राजनीतिक दल के रूप में ले लिया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। तो ये कैसा अधिकार है? तो ये एक विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। ठीक है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक विधिक या सांविधिक, इसी को कहते हैं, विधिक को सांविधिक भी कहते हैं। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, सांविधिक भी कहते हैं। ये विधिक या सांविधिक अधिकार है। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 326 में जो है इसके आधार पर संवैधानिक अधिकार भी कहा जा सकता है। तो लेकिन मुख्य रूप से इसको विधिक अधिकार ही माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। तो किस अनुच्छेद में? तो ये अनुच्छेद 268 से लेकर के 293 के अंतर्गत। ठीक है, केंद्र व राज्यों के मध्य आर्थिक संबंध है, जैसे संघ और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण हो गया। इसको संविधान के भाग 12 के तहत जो है अनुच्छेद 268 से लेकर के 293 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है और ये जो है किस में है? भाग 12 में है। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा है कि कौन क्या कब तथा कैसे प्राप्त करता है? यह राजनीति का विषय है। तो ये कहा है लासवेल ने। ठीक है, लासवेल ने कहा है कौन क्या कब तथा कैसे प्राप्त करता है, यह राजनीति का विषय है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सहयोगी संघवाद का विचार ऐसे संविधान को इंगित करता है। तो सहयोगी संघवाद का विचार कैसे संविधान को इंगित करता है? जहां दोनों संघीय और क्षेत्रीय सरकारें सहयोजक और स्वतंत्र हों, ऐसे विचार को कोई वो इंगित करता है। ठीक है, जहां दोनों संघीय और क्षेत्रीय सरकारें जो है सहयोजक और स्वतंत्र हों। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संघात्मक राज्यों का संविधान होता है। तो संघात्मक राज्यों का संविधान लिखित और कठोर होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, संघात्मक राज्यों का संविधान लिखित और कठोर होता है। संघात्मक शासन के और भी तत्व माने जाते हैं। इसमें लिखित और सर्वोच्च संविधान भी होता है, शक्ति विभाजन भी होती है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता भी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शब्द फेडरेशन अथवा परिसंघ किस में आता है? तो फेडरेशन या परिसंघ भारतीय संविधान में कहीं नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में फेडरेशन या परिसंघ शब्द का कहीं पर
प्रयोग नहीं हुआ है। भारत का संविधान संरचना की दृष्टि से फेडरल हो सकता है, किंतु कुछ निश्चित उद्देश्यों से जो है समिति या प्रारूप समिति ने इसे संघ यानी यूनियन कहा है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है ना कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, तो ये संविधान में इसका कहीं वर्णन नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है, यदि हम वास्तविकता को देखें तो स्पष्ट हो जाएगा कि राज्य सत्ता का सिद्धांत नष्ट हो चुका है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है लिंडसे का। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लिंडसे का कहना है कि यदि हम वास्तविकता को देखें तो स्पष्ट हो जाएगा कि राज्य सत्ता का सिद्धांत नष्ट हो चुका है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य संघों का संघ है, यह कथन किसका है? तो ये भी कथन है आपका लिंडसे का ही। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लिंडसे ने राज्य संघों का संघ कहा था और गियरके ने एक परिभाषा दिया था, राज्य सर्वोच्च समवास है। ठीक है, राज्य सर्वोच्च समवास है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये भी। ठीक है, क्योंकि इसमें राज्य की इच्छा सामान्यतः संप्रभु की इच्छा है, ऐसा बताया था गियरके ने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा।